राजीव जी, मेरे को ओंकार जी का नंबर भेज देना। नमस्कार, मैं हूं राजीव और मेरे साथ हैं आज दो खास मेहमान जिनके साथ हम बात करेंगे पंजाब में जो कुछ हो रहा है और उसका असर दिल्ली हरियाणा पर क्या हो रहा है और कुल मिलाकर के देश की राजनीति में किसान आंदोलन की वजह से जो कुछ गर्मा गर्मी चल रही है और उसमें मसला अब कानूनी पेचीदगियों का भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था वो तो चल ही रहा था, अब साथ में NHRC की ओर से भी नोटिस जारी हो गए हैं केंद्र सरकार और 4 राज्य सरकारों को। तो इन सब का मतलब क्या है समझेंगे हम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक खास बात कही कि जो किसान आंदोलनकारी हैं वो पंजाब में आंदोलन न करें क्योंकि उससे पंजाब को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसके बदले उन्होंने कहा कि आप दिल्ली और हरियाणा में आंदोलन कीजिए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात है और विचित्र भी बात है कि एक राज्य का मुखिया कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ परेशानी खड़ी मत करो, जाके दूसरे 2 राज्यों में परेशानी खड़ी करो। तो जो बात पहले आरोपों के रूप में थी अब वो उनके एक सार्वजनिक बयान के रूप में सामने आ चुकी है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इसमें हमारे साथ जो 2 खास मेहमान जुड़े हैं उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ विजय सरदाना जुड़े हैं, जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं, तमाम टीवी चैनलों पर आप इनसे पहले ही परिचित हो चुके होंगे, बहुत परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी जी, और बड़ा ही लोकप्रिय चैनल एक नहीं 2 चला रहे हैं, एक तो OCN नेटवर्क और साथ ही एक और भी इनका यूट्यूब चैनल है। दोनों ही बड़े लोकप्रिय हैं। तो लोग एक चैनल लोकप्रिय बनाने में लोगों के पसीने छूटते हैं, आप 2-2 लोकप्रिय चैनल चला रहे हैं, एक साथ चला रहे हैं और काफ़ी बारीक नज़र इनकी इस पूरे घटनाक्रम पर है, क्योंकि पंजाब हरियाणा का जो केंद्र है, मतलब जो राजधानी चंडीगढ़ है दोनों राज्यों की, वहाँ पर लंबे समय तक इन्होंने पत्रकारिता की है, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, तो वहाँ की सारी निटिग्रिटीज जो हैं उसको अच्छे से जानते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब सीधे विषय पर आते हैं। पहली चीज़ तो ये हुई है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है बात, उस पर शुरू करते हैं। ओंकार जी, जिस तरीके से आपको याद होगा, आपने भी कई चर्चाओं में जिक्र किया है कि जब सिद्धू का शपथ ग्रहण हो रहा था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, उस मौके पर ही एक नेता ने कहा कि नहीं, कैप्टन ने ही आंदोलनकारियों को, किसान आंदोलनकारियों को पंजाब से हट करके दिल्ली सीमा पर और हरियाणा में जाने के लिए कहा था, और उसी के बाद वो पंजाब से हट करके यहाँ आए, जिसके चलते किसान आंदोलन इतना फैला। वो कैप्टन की तारीफ में वो बातें कर रहे थे। उस समय काफ़ी प्रतिक्रिया भी हुई थी इस पर, भाजपा की ओर से काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, और उस समय एक तरीके से कैप्टन खेमी की ओर से नकारा गया था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। लेकिन अब कैप्टन खुद एक सार्वजनिक वक्तव्य के रूप में होशियारपुर में इसी बात को वापस अब दोहरा चुके हैं। तो क्या वे भूल गए थे कि पहले ही आरोप लगा और उनकी तारीफ में ही कहा गया था और उसको उन्होंने नकारा, और अब फिर से वो वही बात दोहरा रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्चुअल में, राजीव जी, जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो बहुत तनाव में हैं, तनाव की स्थिति में हैं। हाई कमान ने ही उनका जीना दोभर कर रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू को उनके पीछे लगा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए कि फिर उसमें कैप्टन उलझ करके रह गए। और ऊपर से अब उनको ये लगने लगा है कि पंजाब में, जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि 113 जगहों पर पंजाब में भी ये आंदोलन चल रहा है, यानी अलग अलग जगहों पर एक एक जिले में कई कई मोर्चे अलग अलग किसान संगठनों ने वहां भी लगा रखे हैं। और अभी आप जानते हैं कि गन्ने का मसला भी वहां तूल पकड़ा था। गन्ने के मसले को लेकर के फिर से ट्रेनों की पटरियों पर लोग बैठ गए थे, और बाद में बलवीर राजेवाल जो हैं उनको लड्डू खिलाते हुए भी दिखाई दिए जब उन्होंने कुछ दाम बढ़ाने के ऐलान किए थे। और ये चीज़ें भी चर्चा में आई थी कि ये कैसे आंदोलनकारी हैं जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को तो लड्डू खिला रहे हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को उनकी अपनी मीटिंगें भी नहीं करने दे रहे हैं जो वो प्रदेश स्तर करते हैं।
जब करनाल में ये अभी हाल में हादसा हुआ, उस समय भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि टीकरी बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, हमारे पास तो रोजाना इसकी जानकारी आती है कि उनमें पंजाब के लोग कितने हैं और हरियाणा के लोग कितने हैं। तो हरियाणा के वहाँ नाम मात्र को ही हैं। ये सारा जितना भी बखेड़ा खड़ा किया गया है ये पंजाब की तरफ से किया गया है, पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। और होशियारपुर में एक सरकारी कॉलेज का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है कि भाई पंजाब की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर आंदोलन करना है तो हरियाणा और दिल्ली में करिए। यानी अगर किसी राज्य की इकोनॉमी बर्बाद करनी है तो हरियाणा की जाके करो, पंजाब की मत करो, या दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जाकर के मोर्चा लगाओ। तो इसको लेकर के अनिल विज जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है और कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पर क्या ये बात अब किसी से छिपी हुई है कि इस आंदोलन के पीछे कौन है? ओंकार जी, आपका क्या इतना ये लंबा पत्रकारी अनुभव रहा है, क्या आपने कभी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा औपचारिक बयान, पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोग बहुत सारे खेल करते रहते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक औपचारिक कार्यक्रम में इस तरह से सार्वजनिक रूप से बोले कि यहाँ मतलब ये सब बखेड़ा मत खड़ा करो और दूसरे राज्य में जाओ वहाँ बखेड़ा करो, क्या ऐसा कभी पहले आपको याद आता है? नहीं, कभी नहीं, नेवर। मैंने इसीलिए शुरुआती जो मेरा वाक्य था वो ये था कि ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी तनाव में है। अब वे कैप्टन कूल नहीं रह गए। हाँ, मतलब वो जो है कई तरफ से गहरे तनाव में है, बल्कि अवसाद में है, और ये भूल गए कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं हैं, बल्कि एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनको अपने पड़ोसी राज्य के बारे में इस तरह की बातें करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो इसके पीछे की मानसिकता समझने की जरूरत है। केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, जिन सुनील जाखड़ की तरफ आपने इशारा किया था नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यभार ग्रहण समारोह में, ये इसको मैं कहता हूं लफाड़ीपन में कई बार नेता जो हैं वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसमें सच्चाई निकल करके सामने आ जाती है। तो किस तरीके से ये पूरा आंदोलन कांग्रेस ने डिजाइन किया था, क्यों किया था, मकसद क्या था और कितने लंबे समय तक चलेगा, ये भी इन्होंने पहले से ही सोच करके रखा हुआ था। इसलिए जब नवंबर में ये दिल्ली में आकर के बैठे थे तब इनके मुंह से निकलना शुरू हो गया था कि हम 4 महीने का तो राशन पानी लेकर के ही आए हैं। तो 4 महीने तो इनको यहाँ टिकना ही टिकना था। ये पहले से इनको बता दिया गया था कि कम से कम 4 महीने के लिए तो आ जाइए जी। और अब तो तमाम आंदोलनकारियों ने और बीच में टिकैत ने और तमाम नेताओं ने तो कह ही रखा है कि हम तो ये 2024 तक चलाएंगे। तो उससे बहुत साफ इशारा है कि वो क्या चाहते हैं, क्या मंतव्य है उनका। मतलब बीच में विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित करेंगे और अंततः लोकसभा को प्रभावित करना, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना, ये मकसद साफ साफ तौर पे वो बता चुके हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी भुलावे में हैं कि नहीं, ये आंदोलन तो किसानों के हित में है। लेकिन विजय जी, यहाँ पर एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा। आप कृषि विशेषज्ञ हैं और साथ में कानून विशेषज्ञ भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है। क्या कैप्टन के इस बयान के बाद, पहले जो कुछ कहा गया, सुनील जाखड़ ने कह दिया, उसको तो नकारा जा सकता था, लेकिन अब कैप्टन ने खुद एक औपचारिक कार्यक्रम में ये बात कही है और उसके साथ अब तमाम चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से यह दलील पेश की जा सकती है? क्या यह केस कब मजबूत होता है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कि यह किसानों का नहीं, एक राजनीतिक दल प्रेरित आंदोलन है और इसलिए आप इस पर साफ साफ आदेश दीजिए कि हम कैसे इससे निपटें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इस तरह के आंदोलन
या कि कभी भी लार्ज स्केल पे अगर कोई आंदोलन होता है ना, उसके पीछे किसी ना किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है। बगैर इसके आंदोलन नहीं चलते। चाहे ये सपोर्ट इंटरनल उस ग्रुप का हो या उनको कोई एक्सटर्नल एजेंसी इस तरह की सहायताएं और सुविधाएं दे, तब ये आंदोलन चलते हैं। अगर आप ये देखें कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, निश्चित रूप से आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको रोज फ्रेश होना है, आपको बाकी सुविधाएं चाहिए। बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के आपको ये कैसे मिल रहा है? आपका डेली कंजम्पशन है, डेली खर्चा है आपका, खाने का, बैठने का, उठने का, ट्रेवल का। आप दुनिया भर की रैली कर रहे हैं, इतने आपने यूट्यूबर अब जनरेट कर दिए हैं जो आपका कैंपेन रन कर रहे हैं, पीआर एजेंसीज आपने हायर करी, लॉयर्स आपने हायर किए। आपके पास तो समझ नहीं है, टिकैट्स आप तो ड्राफ्टिंग कुछ नहीं कर सकते ना। तो कहीं ना कहीं से तो उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इसका खर्चा कौन उठा रहा है? फ्री में तो कोई नहीं करेगा। और इस सब के साथ किसी ना किसी का राजनीतिक समर्थन जरूरी होता है, नहीं तो आप किसके भरोसे जिंदा है? कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी की तो छत्र छाया सही है, नहीं तो आपको कोई बैठने भी नहीं देगा। तो एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी जरूरी होता है। तो पहले दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि किसान आंदोलन नहीं है, ये उन लोगों का आंदोलन है जिनका पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट इनसे जुड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर आप 3 कानून पढ़ें तो आपको यह साफ समझ में आता है कि इस तीनों कानून में सिर्फ एक ही ऐसा सेगमेंट है जिसके खिलाफ यह कानून जाता है, और वो है बिचौलिया तंत्र। क्योंकि कानून यह कहता है कि आप बगैर कमीशन के भी ट्रेड कर सकते हैं और मंडी के बाहर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये 2 लाइनें हैं जो पूरे कानून में नेगेटिव हैं, और ये नेगेटिव है सिर्फ बिचौलिया तंत्र के लिए। अगर ये दोनों लाइनें लागू हो जाती हैं, अगर ये कानून लागू हो जाता है, तो बिचौलिया तंत्र का क्या होगा? क्योंकि बिचौलिया तंत्र ही तो पॉलिटिकल फंडिंग करता है, वही तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंडिंग होती है। तो सारा आपका पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर तो बिचौलिया तंत्र के हाथ में, और सरकार के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो बगैर मिले जुले बिचौलिया तंत्र और सरकार की मिली भगत के बगैर ये आंदोलन ना चल सकता है, ना टिक सकता है। ये है इसकी आधारभूत संरचना। बाकी तो सब मुखौटे। अगर आज टिकैत को या राजनीति, जितने भी आप किसान नेता हैं, इनको रोज मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए एक रोज नया डायलॉग बोलना पड़ता है ताकि वो हेडलाइन बने, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब महत्वाकांक्षाएं, मीडिया में आने की जो महत्वाकांक्षा है, अपने आप को नेता समझाने की महत्वाकांक्षा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लत लग गई है अब किसान नेताओं को कि रोज अखबार में नाम छपना चाहिए। इसीलिए जिस दिन अखबार उनको भाव नहीं देता तो वो मीडिया को गाली देने लगते हैं कि तुम लोग मीडिया कवरेज ढंग से नहीं कर रहे हो। इसीलिए उनकी मजबूरी है। तो क्या हुआ है कि अब आप इसका एनालिसिस समझिए। और उसी खींच में किसी महिला रिपोर्टर को उनके लोग घेर भी लेते हैं और बदसलूकी भी कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूं। अब ये जिसे कहते हैं ना कि अब ये एक नशा हो गया है। अगर आप किसी नशेड़ी को नशा नहीं दो और आप कहो कि ये नशा तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो आप ही को गाली देता है। आज किसान नेताओं की हालत ये हो गई है कि ये जो मैंने कहा कि जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, ये उनके हाथ में कठपुतलियां बन गए, और इनको सामने, कैमरे के सामने बैठा के ये बता दिया गया है कि अब आप बहुत बड़ा देश में एक चेहरा बन गए हैं। अब ये इनको एडिक्शन हो गया है कैमरे के सामने बैठने का। अब ये बगैर उसके रह नहीं सकते। तो अब आप इस बात को समझिए कि अब इसमें किसान नहीं है, हर आदमी का अपना अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना अपना हित है, अपना अपना स्वार्थ। ये है इस आंदोलन का एनालिसिस। अब जो आपने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं देता, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पे जब उनके पास बात गई, कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने, समाज सेवियों ने, जिनको भी आप जैसे भी चाहें, उन्होंने एक अपील करी, एक कमेटी बनाई, कमेटी की एक रिपोर्ट उनके पास आ गई। आज 6 महीने करीब होने को आ गया। मार्च अप्रैल में उन्होंने मई में रिपोर्ट दे दी। उसके बाद इस पूरे आंदोलन के अंदर हर तरह की जानकारी टीवी में आती है, अखबार में आती है। अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो पहले का आंदोलन था, जब ये कहा था कि आप सरकारी जमीन पे और पब्लिक
पाथ पे, जिसको हम हाईवे और रोड्स बोलते हैं, आप कब्जा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, उसके बाद भी ना सरकार ने ना पुलिस ने कोई कार्रवाई करी। इसका मतलब बहुत सिंपल था कि सरकार का ये कहना था कि हां अभी गलतफहमी है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगी बात, ये लोग अपने आप मार्जिनलाइज होते जाएंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि जहां जहां ये प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मेरे पास खबर आ रही है, आप लोगों के पास भी होगी, टिकरी बॉर्डर के आसपास गांव परेशान हैं, लोग दुखी हैं, वहां की महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजियां की जाती हैं, वो बाहर निकलना उन लोगों ने बंद कर दिया है। सिंगू बॉर्डर के आसपास सारा व्यापार बंद सा हो गया है। गाजीपुर में आपने देखा होगा, एक टीचर ने भी एक PIL डाली थी कि साहब हमें 2 घंटे लगते हैं अपने स्कूल जाने में, मेरे को कैसे मैं अपना घर चलाऊंगी, मैं सिंगल मदर हूं, या जो भी उनका आर्ग्यूमेंट था। तो हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी पुरानी बात को दोहराया था कि हमने तो कहा है कि आप सरकारी जमीन और सड़कें खाली करें, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो आई है ह्यूमन राइट्स को लेकर। वो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब ह्यूमन राइट्स के पास ये पावर है कि कहीं पे अगर देश के नागरिकों के साथ अत्याचार या अन्याय हो रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे लेकिन पुलिस यहाँ करे, एक बड़ा सवाल जो आपने NHRC की बात कही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और साथ में 4 राज्यों को, जो खासतौर पे 4 प्रभावित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान और हरियाणा, इन चारों राज्यों की सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से और इन चारों राज्यों की पुलिस को उनके पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त के माध्यम से नोटिस जारी हुआ है। और उसमें यही सारे प्रश्न हैं। 9000 से ज़्यादा इकाइयाँ, छोटी बड़ी इकाइयाँ जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उद्योग धंधे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और तमाम लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, चाहे यात्री हों, रोगी हों, मरीज हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, इन सबको तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी लंबा इनको हर रोज़ जाम से गुजरना पड़ता है या बहुत लंबी दूरी तय करके उन्हें जाना पड़ता है। ये सारी बातें उस नोटिस में कही गई हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला था, उनके पास सारा कुछ पहले से है विषय, और उन्होंने पहले से कह रखा है खुद ही कि आप इस तरह से सार्वजनिक संपत्ति और सड़कों को जाम करके इतने लंबे समय तक नहीं रख सकते, तो उन्हें एक स्पष्ट आदेश देने में क्या परेशानी थी, जबकि मांग यही की गई थी उनसे। ऐसा नहीं कि मांग नहीं की गई थी, याचिका इसी बात पर थी कि ये सड़क खाली करवाइए, इससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो एक स्पष्ट आदेश देने के बदले सरकार की ओर ठेल देना, और सरकार राजनीतिक नफ़ा नुकसान जोड़ती रहती है कि हम वहाँ बल प्रयोग करेंगे तो उससे किसान आंदोलन कहीं और भड़क न जाए, तो सरकार चुपचाप बैठी रहेगी, अदालत देश की सबसे बड़ी जो है वो कोई फैसला नहीं देगी, और फिर अब उसके बाद सर्वोच्च अदालत से नीचे, आखिर उससे नीचे ही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो अब NHRC को ये नोटिस जारी करना पड़ रहा है। तो ये घूम फिर करके कान को टेढ़े तरीके से पकड़ने की जरूरत क्या थी? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। आप इस बात को समझिए कि पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट पे एक आक्षेप और आरोप लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट वही करती है जो सरकार चाहती है। वो आम आदमी के हित की बात नहीं करती, वो सरकार की बात को दोहराती है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी आरोपों प्रत्यारोपों और राजनीतिक बयानबाजियों को ध्यान में रख करके फैसले देगा, या कानूनन क्या सही क्या गलत है उस पर फैसले देगा? बिल्कुल सही कहा। यहां पे आती है आपकी स्टैंडिंग। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों पे अगर क्लियर स्टैंड लेती है और क्लियर डायरेक्शंस इश्यू करती है, जिसको हम स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं, तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज नहीं होती। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया में जिस तरह का हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आक्षेप लगे जा रहे थे, तो उस समय अगर आप 6 महीने ये पहले बड़ा आसान है, मतलब कोई भी इस तरह का विवादास्पद मसला हो, भविष्य में भी हो, किसी भी बात पर हो, तो आप मीडिया में 4 उल्टी खबरें चलवा दीजिए और सुप्रीम कोर्ट हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाए। फिर यही दुख की बात है। आज बात आती है जिसको हम कहते हैं ना स्टैंडिंग बैकबोन की। आज हो क्या रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे जजेस अपने आप को किसी कंट्रोवर्शियल केस से रेस्क्यू कर लेते। आपका काम तथ्यों के आधार पे जजमेंट देना है, आप बाकी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं जो न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट को पता है कि उन्होंने क्यों इस पे क्लियर व्यू नहीं दिया, वहां के जजेस के दिमाग में क्या था उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।
क्योंकि उनके पास हो सकता है कुछ और साक्ष्य भी हो जो हमारे पास ना है। लेकिन अब जो आम आदमी की समस्या आई है जिसको एनएचआरसी ने उठाया है, मुझे लगता है कि अब मैसेज क्लियर है, क्योंकि एनएचआरसी के पास वो सारे अधिकार और सारे पावर्स हैं जो आपके सीआरपीसी में, आईपीसी में और एक कोर्ट में होते हैं। तो अगर अब सारे राज्य सरकारें और वहां के चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस अधीक्षक ये लिख देते हैं कि हाँ साहब दिक्कत है, और फिर अगर एनएचआरसी कहती है कि कार्रवाई की जाए और केस दर्ज किए जाए, और जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, रेप केस हुआ है, बाकी लोगों को किसी को जला दिया गया है, कहीं पे तोड़फोड़ हुई है, और सबसे बड़ी बात, जितने राजनीतिक दल हैं ऑपोजिशन के, आज ये कहते हैं हम आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या हो सकता है कि आप एक स्वतंत्र देश में जिसमें कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, वहां आप किसी भी इंसान के मूवमेंट में प्रतिबंध लगा के ये कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता इसलिए तुम मेरे गांव में नहीं आओगे। इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन, इससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इससे ज्यादा रेसिज्म क्या हो सकता है? तो ये जो किसान नेता हैं ये शायद ये नहीं समझ पा रहे कि ये अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कल को इन्हीं के बयानों के ऊपर अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इनकी हरकतें अब वीडियो रिकॉर्डेड हैं, ये बच नहीं पाएंगे कानून से। शायद इनको कोई ढंग से एडवाइस नहीं कर रहा कि आप लक्ष्मण रेखा पार कर लें, कल आप खुद फंस जाएंगे। आप कितने बड़े भी नेता हो, अगर आपके खिलाफ कानूनी डंडा चला तो कोई सरकार, कोई अमरिंदर सिंह, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी का नेता आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं वापस विजय जी आप ही से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप कानूनी विशेषज्ञ हैं। एनएचआरसी के जितने अधिकार आपने गिनाए, उन सबसे बड़ा अधिकार, सर्वोच्च अधिकार तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और ये सारी चीज़ें जो आपने गिनाई, जो सारी घटनाक्रम, सारे सबूत, सब कुछ, लोगों की बयानबाजियाँ, ये सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। वो क्यों हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाता है? ये आप सुप्रीम कोर्ट को अधिकार, जो जजेस हैं उनको सोचना होगा, क्योंकि अब ये सवाल उनके ऊपर भी उठ रहे हैं। जैसे आप सवाल उठा रहे हैं, आम जनता भी उठाएगी कि आज तक सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठा था जब उनके सामने सारे तथ्य थे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप सुमोटो केसेस बहुत लेता है, लेकिन यहां पे जब आम आदमी की परेशानी है, हाईवेज जाम किए जा रहे हैं, ऐसे गंभीर मुद्दे पे जहां पे देश की बदनामी हो रही है, 26 जनवरी का हादसा हमारे सामने हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्यों शांत है? ये सवाल आने वाले दिनों में ये चर्चा का विषय रहेगा और लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ओंकार जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक और याचिका आई है जिसमें कहा गया है कि आपने एक समिति बनाई विशेषज्ञों की, उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा। उन्होंने महीनों पहले अपनी रिपोर्ट आपके सामने दाखिल कर दी है, और उसके बाद आप उस रिपोर्ट पे भी हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। उसके बाद कोई उसमें आगे कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक ही कर दीजिए। अंततः सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है? मतलब उसे कुछ न करना पड़े, उसके पास जो लोग न्याय मांगने के लिए आए उसे वो न्याय न दे, और ये मसला राजनीतिक लोग ही सुलझाते रहें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे प्रकरण में शुरू से ही रवैया ठीक नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का रवैया ठीक नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था कि आप 3 कृषि कानूनों को होल्ड पर रख दें, और बेवजह होल्ड पर रख दें। कोई कारण नहीं था। सुप्रीम या तो कोर्ट आप उन्हें अवैध करार दे देते कि नहीं, वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को कैसे रोक सकती है, कैसे होल्ड पर रख सकती है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है, क्योंकि या तो आप ये कहें जो अभी आपने कहा कि साहब ये कानून अवैधानिक तरीके से पारित कर दिए गए हैं। ऐसा तो है नहीं। लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी उसको मंजूरी दी है, राष्ट्रपति की उस पर मोहर लगी है। जब तक आप उसकी पैमाइश ना करें, न्यायिक समीक्षा ना करें, तब तक आप किसी भी कानून को इस तरीके से होल्ड पर कैसे रख सकते हैं? एक तरफा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून होल्ड पर रखा। नंबर 2, आपने एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी और उसमें सारे विशेषज्ञ, उनमें एक भारतीय किसान यूनियन पंजाब के मान साहब भी थे, जिन्होंने बाद में पंजाब की राजनीति के दबाव में आकर के इस्तीफा दे दिया, 2 दिन के भीतर इस्तीफा दे दिया। जो बाकी के 3 सदस्य थे वो भी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने लंबी सुनवाई की
और सभी फरीकों से सुनवाई की। केवल ये लोग नहीं पहुंचे जो आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सबसे उन्होंने बातचीत की। सबकी सुनवाई करने के बाद एक रिपोर्ट 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले की। 6 महीने हो गए हैं 3 सदस्यीय उस कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हुए। उसमें क्या है ये देश को जानने का अधिकार नहीं है क्या? और अभी जो शेतकारी संगठन के अनिल पनघट हैं शायद उनका नाम, घनघट क्या नाम है उनका, लेकिन उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि साहब 6 महीने पहले जो हमने रिपोर्ट आपको सबमिट की थी उस पर आप कुछ बोलिए, उसको पब्लिक के सामने खोलिए, उसमें समाधान है इस आंदोलन का। उस पर भी अब तक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे बैठा है। तो ये सवाल जो अभी विजय जी ने भी कहा है, ये सवाल नहीं उठेंगे क्या कि एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसको न केवल राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मीडिया का एक अंग तूल दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी सरकार की छवि को तहस नहस करने पर लगा हुआ है। 10 महीने तो यही हो गए इनको, इससे पहले 2 महीने पंजाब में भी बैठे हुए थे। क्या तमाशा बना रखा है और ये तमाशा चल क्यों रहा है? सरकार के साथ 11 मीटिंग हुई हैं। कृषि मंत्री ने 11 की 11 मीटिंग में इनसे पूछा कि 3 कृषि कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है, जरा बता दीजिए। यही तो ओंकार जी हम लोग शुरुआत से ही इस पर चर्चाएं करते रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं हो सकता है जो कहे कि नहीं मैं अपने सारे सामान एक ही ग्राहक को बेचना चाहता हूं, मुझे और 4 ग्राहक नहीं चाहिए अपने सामने, मैं एक ही ग्राहक की गुलामी करना चाहता हूं। ऐसा तो कोई दुकानदार नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा किसान हो सकता है जो कहे कि नहीं अगर आज मेरे पास एक ही व्यक्ति है खरीदने के लिए, या मैं एक ही जगह पे जाकर के अपनी फसल बेच सकता हूं और अगर उसके बदले मुझे 4 और विकल्प मिल रहे हैं तो वो 4 और विकल्प मिलना मेरे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ये कैसे, मतलब इस देश का कोई भी किसान, मतलब चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन इतना समझदार होता है। मतलब एक किसान की राजनीतिक या सामाजिक समझदारी के मामले में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और जहां अपने नफ़े नुकसान की बात हो तो वो इतना तो अपना नफ़ा नुकसान समझ ही सकता है। कोई कैसे उनको बदला सकता है? राजीव जी, ये कानून में ये कहा ही नहीं है कि आपको मत भेजो। अगर आपको किसी को माल बेच के घाटा उठाना है और घाटे पे बेचना, बेचते रहिए ना। आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको कंपल्शन नहीं किया गया कि आप बाहर भेजेंगे या किसी और को भेजेंगे। कानून ये कहता है आप पुराने वाले व्यापारी से कंटिन्यू डील करना चाहते हैं, प्लीज कैरी ऑन, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन कभी आपको लगे कि नहीं अब मुझे अच्छा पैसा कमाना है और मेरे पास एक विकल्प है, राजीव जी अच्छा पैसा दे रहे हैं, ओंकार जी अच्छा पैसा दे रहे हैं, विजय सरदाना अच्छा पैसा नहीं दे रहा है, तो आप विजय सरदाना को छोड़ के बाकी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको विजय सरदाना के हाथों कम पैसे ही लेने हैं जिंदगी भर, तो वो अधिकार कानून आपसे छीन नहीं रहा है। तो यहाँ छीना कुछ नहीं जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात तो हर किसान को समझ में आ रही होगी। ये बात तो हर किसान को समझ में आ रही होगी। इसीलिए धीरे धीरे इस कानून के पीछे जो पहले एक संगठन के रूप में लोग खड़े हो गए थे, जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है सच्चाई, वैसे वैसे इस कानून से समर्थन कम होता जा रहा है, इस आंदोलन से। जी, तो अब सवाल यही है ओंकार जी कि जैसे सवाल ये भी उठता है, पंजाब में अभी कैप्टन ने ये जो बात कही, क्या इससे कैप्टन और जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच का जो एक मतलब आपसी संबंध है, जिसको आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या उस रिश्ते के बारे में और ज़्यादा अब रोशनी पड़ रही है? क्योंकि यही आंदोलनकारी जब इनसे पूछा जाए कि भाई आप जिस केंद्र सरकार के कानून का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विरोध कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा कड़ा कानून जिसमें आपको जेल तक भेजने की बात हो सकती है, पंजाब में वो कानून लागू है और उस कानून के खिलाफ आप कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको जेल भेजने की बात की जा रही है और जिसमें सारे अधिकार आपके हाथ में दे दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के कानून में, उस कानून का आप विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी जो विरोधाभासी बातें हैं, उनसे क्या इतना स्पष्ट नहीं हो जाता है कि ये जो पंजाब सरकार है
कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी कांग्रेस है और जो आंदोलनकारी हैं, इनके बीच का जो रिश्ता है वो अब बहुत पर्दे के पीछे नहीं रह गया है। देखिए, आपको ध्यान होगा ये 26-27 नवंबर को दिल्ली में आकर के बैठे थे और दिसंबर के पहले पखवाड़े में राहुल गांधी, शरद पवार, डी राजा, सीताराम येचुरी और एक डीएमके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 5 लोग राष्ट्रपति के पास ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। और फिर विजय चौक पर आकर के जब ये मीडिया से बात कर रहे थे तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था, वो वीडियो उपलब्ध है, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये लोग वापस अपने घर नहीं लौटेंगे। और इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे राहुल गांधी? इतनी बड़ी बात वो किस आधार पर और किस विश्वास पर कह रहे थे कि ये तब तक यहां से नहीं लौटेंगे जब तक आप 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे? तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। राहुल गांधी ने ही बैठा रखे हैं ना, उन्होंने ही वित्त पोषण कर रखा है ना इनका, और उन्हीं की पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की सियासत में अकालियों को भी विलेन बनाना था, भारतीय जनता पार्टी को भी विलेन बनाना था, और आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से घेरना था ताकि वो रिपीट हो सके वहां पर। बड़ी सीधी सी कहानी है, ये सबकी समझ में आ रही है। लेकिन अब और ओंकार जी, एनएचआरसी ने जो ये दखल दी है, क्या इससे आपको कोई उम्मीद बनती है कि शायद जनता की तकलीफें कम होंगी? देखिए, मुझे लगता है कि एनएचआरसी ने जब अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में दी थी, उसके एक पैनल ने वहाँ की हिंसा पर, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनएचआरसी के एक पैनल से कहा था कि आप मौके पर जाइए जहाँ जहाँ हिंसा हुई है और अपनी एक तटस्थ स्वतंत्र रिपोर्ट बना करके हमको दीजिए। तो एनएचआरसी की उस टीम ने जो जो सिफारिशें की, उन घटनाओं को अंडरलाइन करते हुए कि ये हुआ है, वो अक्षरशः कलकत्ता हाई कोर्ट ने मानी है। वहाँ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। एनएचआरसी अगर अपनी रिपोर्ट जो अब राज्यों से आने वाली है, 4 राज्यों से आने वाली है, दिल्ली सरकार से आएगी। दिल्ली सरकार से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें करता नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस आंदोलन की वजह से दिल्ली की जनता को कोई रत्ती मात्र भी परेशानी हुई हो ऐसा लिख करके एनएचआरसी को भेजेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट, दोनों में अंतर हो सकता है, और उसमें अंतर विरोध दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। हाँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य जरूर पॉजिटिव रिपोर्ट भेजेंगे और बताएंगे कि लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन राजस्थान अगेन कुछ ऐसा भेजेगी लिख करके कि जिस पर कोई एक्शन एनएचआरसी करे, मुझे नहीं लगता है। तो दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार की राय जुदा होगी या पॉलिश्ड होगी, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राय बिल्कुल एकदम डिफरेंट होगी। और उस पर एनएचआरसी जो है वो निर्देश दे सकती है, मामले दर्ज करने के भी, इन जगहों को खाली करने के आदेश भी जारी कर सकती है। पर मेरा ये मानना है राजीव जी कि अभी ये कष्ट उस समय तक तो पब्लिक का रह सकता है जब तक 2022 के 5 राज्यों के चुनाव ना हो जाए, और उसके बाद जी कष्ट पब्लिक को नहीं होगा, इन लोगों को होगा जो यहाँ जमे हुए बैठे हैं और जिन्होंने पब्लिक की सुख सुविधाएं और उनकी परेशानियों ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आप कह रहे हैं और समय बहुत समाप्त हो रहा है, इसलिए एक संक्षिप्त टिप्पणी विजय जी, क्या एनएचआरसी भी इसी तरह से चुनावों की टाइमलाइन देख करके अपने फैसले करेगा? देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि किसान पंजाब की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये अमरिंदर सिंह का स्टेटमेंट नहीं है, ये वहां की जनता की ओपिनियन है कि एक सीएम इतना परेशान हो गया है वहां पब्लिक ओपिनियन से कि उसको ये बोलना पड़ा है।
सीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास सिक्योरिटी है, उसके पास अपना घर है, सब कुछ है। लेकिन ये जनता का ओपिनियन है, और हम पहले भी कह रहे थे पंजाब का इतना नुकसान होगा कि वहां अब ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना वहां जो कॉलेज में बच्चे निकल रहे हैं उनको जॉब मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं इन्होंने बहुत सारी कंपनियों के और इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जहां जमीनें खाली थी वहां कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये जो 133-35 जो बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्टों के फोन आते हैं और बातें होती हैं कि यार बहुत परेशान है लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि ये तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अमरिंदर सिंह ने कहा ये पंजाब की जनता का व्यू है, चाहे कोई माने या ना माने। नहीं तो सीएम इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेगा इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल के। लेकिन फिर तो एनएचआरसी आने क्या वाले करेगा? दिनों में क्या जैसा ओंकार जी कह रहे थे कि 22 तक तो कुछ नहीं होगा, क्या वैसी ही बात मान नहीं, करके देखिए ऐसा है कि एनएचआरसी ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी कि अब जो स्टेटमेंट्स आएंगे, ऐसा तो कोई नहीं लिखेगा पुलिस कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी की नहीं प्रॉब्लम खत्म हो गई या प्रॉब्लम है, उनको एविडेंस देने पड़ेंगे, उनको प्रूफ देने पड़ेंगे। और जब वो एविडेंस और प्रूफ सबमिट करेंगे एनएचआरसी को, वो सारे एविडेंस होंगे और फिर एनएचआरसी कहेगी जब आपके पास ये सब है तो कार्रवाई करिए। और जब कार्रवाई शुरू होगी, वो भारत सरकार में टाइम लग सकता है कि 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, इलेक्शन के बाद, वो बात अलग है। लेकिन चलिए अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस बातचीत का समय यहाँ समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।